मुझे बताएं, सिगार की रिपोर्ट भी आपने देखी और ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि अफगानिस्तान पर अमेरिका ने अब तक 144 अरब डॉलर की कसीर रकम खर्च की है। अगर देखा जाए तो ना ये उसकी तामीर और तरक्की में काम आ सकी और ना ही किसी को कोई इससे फ़ायदा हासिल हो सका। लेकिन हाँ, देखा यह गया है और इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका जो असलहा छोड़ कर गया था अफगानिस्तान में, वो TTP, TTA पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करिए। तो अब इसका जिम्मेदार कौन है? ये तालिबान जिम्मेदार होंगे या फिर अमेरिका जिम्मेदार है? आखिर हम किसकी तरफ देखें? देखें मुनीजा, बात यह है कि जब अमेरिकन जा रहे थे, इट्स 7.2 बिलियन डॉलर्स का वेपन्स, एमुनिशन, ऑल सॉर्ट्स ऑफ लेटेस्ट नाइट विजन फाइटिंग कैपेबिलिटी, वेपन्स, राइफल्स, हर किस्म का असला वो छोड़ के गए हैं। आप मुझे बताइए कि व्हेन दे वर लिविंग, आइदर दे शुड हैव हैंडेड ओवर टू किसी और मुल्क को बेच देते, वो ले लेता, या डिस्ट्रॉय ये करके जाते हैं वो कर देते, और अनअटेंडेड छोड़ के गए, या अफगान तालिबान रजीम को भी नहीं देखे गए, उन्होंने अब खुला छोड़ दिया। मीन्स कि ये तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आई एम टॉकिंग वेरी फ्रैंकली इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, कि ये पूरा वेपन एमुनिशन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में चला जाए, जिसमें अफगान तालिबान रजीम भी है, TTA भी है, TTP भी है, ये BLA, BLF, मजीद ब्रिगेड, BNA, उसके बाद और डिफरेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है, और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, अल-कायदा है, ऑल सो दैट अफगानिस्तान रिमेन्स एम्ब्रॉयल्ड इन टेररिज्म के अंदर। और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इसके ऊपर आ रहा है, डायरेक्ट इम्पैक्ट पाकिस्तान, बिकॉज वी आर वेरी कीन कि अफगानिस्तान में अमन होता, वी आर वेरी हैप्पी। अमन होता तो उसका मतलब है कि बलूचिस्तान में अमन हो जाता, बलूचिस्तान में अमन होता तो हमारा CPEC बन जाता, और CPEC बनता तो हम गवादर पोर्ट को ऑपरेशनलाइज करके इकोनॉमिक तरक्की की राहों पे चल पड़ते। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। आप इस्लामिक मुल्क, वाहिद इस्लामिक मुल्क, वाहिद न्यूक्लियर मुल्क, आपकी फ़ौज बहुत लड़का, आपकी जियो स्टेटिक लोकेशन बहुत अच्छी गवादर की वजह से भी, और हम अगर इकोनॉमिक तरक्की करेंगे तो अपने फैसले अपने मुल्क की मफादात में करेंगे। वी विल नॉट लिसन टू IMF वर्ल्ड बैंक, नॉट दिस आर द ग्रैंड डिजाइंस। इसके लिए नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज कि हमें अमेरिकन से दो टॉक बात करनी चाहिए। अमेरिका इस वक्त हमारे फील्ड मार्शल से आसिम मुनीर की चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हैं, उनकी बात को बहुत अच्छे तरीके से अटेंटिव होकर सुनते हैं। ठीक है हारिस नवाज साहब, मैं शामिल गुफ्तगू करना चाहती हूँ जलालुल फराज साहब को भी। सर, हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशंस, पीस कीपिंग की बात कर रहे हैं, वहीं हम नज़रें किस तरह से हटा सकते हैं फ़लस्तीन से भी। मुझे फ़लस्तीन के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल आपसे जाननी है। आप मुझे ये बताएं कि हमास ने कहा है कि अगर इसराइल गज़ा से चला जाए तो वो सरेंडर करने को तैयार है, वो तमाम असलहा भी छोड़ देने को तैयार हैं। अगर यहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा की पीस कायम करने वाली फ़ोर्स आ जाती है तो ये बात तो हमास की तरफ से सामने रखी गई है। लेकिन आप मुझे बताएं कि फ़लस्तीन के लोग क्या चाहते हैं, क्या वो भी यही ख्वाहिश रखते हैं? जी बहुत शुक्रिया मोहतरमा। देखिए, हमास का मौक़िफ़ शुरू से एक ही है कि हम अपना इख्तियार नहीं डालेंगे। अलबत्ता ये इन्होंने कहा कि हम अपना इख्तियार उस सूरत में हवाला करेंगे फ़लस्तीनी हुकूमत, जो फ़लस्तीनी हुकूमत होगी इन्हीं का हवाला करेंगे। इख्तियार डालने का जो बातें हैं कि हम बस इख्तियार से सरेंडर करेंगे, ये तो खैर मैंने आज तक हमास के बयानातों में मैंने नहीं सुनी है। ये ज़रूर है कि हमास ने कहा कि इसराइल मुकम्मल जो है इसराइली फ़ौजी है वो गज़ा से इनखिला करे, मतलब निकल जाए, और जो भी हुकूमत फ़लस्तीन की होगी हम इन्हीं का बस अपना असलहा जो है हवाला करेंगे। लेकिन एक सवाल मुझे जो अभी तक समझ में नहीं आ रहा, ना मुझे ना मेरी आवाम को ये बात समझ में नहीं आ रही है, ये जो सुबह शाम हम सुन रहे हैं हमास के इख्तियार असलहा डालने की बातें, असलहा, हमास का बस कौन सा असलहा है ये भी मैं सवाल करना चाहता हूँ। हमास का पास चंद बंदूकें होंगे, चंद क्लैशंस होंगे, हमास का पास कोई न्यूक्लियर है क्या? हमास का पास कोई जंगी तैयार है क्या? हमास का पास है क्या? डेटरेंस है उनके पास, इख्तियार थे सर। असल में जंग लड़ना एक तरफ होता है, उसकी डेटरेंस क्रिएट कर देना। हमास की डेटरेंस है, हमास का एक दबदबा है जो बोलता है, और उसका खौफ है इसराइल को। बिल्कुल, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। उस पर देखिए, हमास के पास दो किस्म का एहतियार थे। एक नंबर 1 एहतियार जो हमारी नज़र में वो बड़ा ताकतवर एहतियार था, यानी बेहतरीन कार्ड था, वो है इसराइली जो यरगुमाली थे
ये सबसे बड़ा एहतियार थे हमास के पास है जिनको छोड़ दिया गया है। एक तो ये है। दूसरी बात, इसराइल के ऊपर जो दबदबा के आपने जिक्र किया, जाहिर है इसराइल, आपको पता है अभी की बात है, परसों की बात है, सॉरी, 25% इसराइल ने अपनी दिफाई बजट को बढ़ा दिया। कितने? 25%। क्यों भाई 25%? आप जो हाँ दिफाई बजट को 25% यानी फीसद इन्होंने बजट बढ़ाई है। ऐसा लग रहा है, यूं लग रहा है कि इसराइल कोई बड़ी जंग की तरफ जा रही है। कि ये किसके लिए है? ये मैं आपको बताता हूं किसके लिए। ये इसी हमास के लिए और लेबनान के लिए और शाम के लिए, सीधी और साफ बात है, मशरिक वस्ता के लिए। तो ये एक तो जंग बंदी का लफ्ज, मुझे ये लफ्ज पसंद भी नहीं है। कोई जंग बंद हुई नहीं है, सीज फायर हुआ ही नहीं है। बाकी रहा सवाल जो हमास का दबदबा, हमास ने इसराइल को वो सबक सिखाया जो कितने अरब और इसराइल के दरमियान कई जंगी हुई है, कई जंगी हुई है माजी में। आज तक इसराइल को वो नुकसानात नहीं हुआ जो हमास और इनके साथ और जो कुछ मुज़ाहमती तंजीमें जो इन्होंने इस 2 साल के अंदर दिया है। इस वक्त मेरी बहन, गज़ा के आवाम को जबरी बेदखल करने का पूरा मंसूबा तैयार हो चुकी है। यानी मेरा मकसद ये कि आपने देखा होगा न्यूज़ में हर जगह पे कि मिस्र से मुतालबा किया जा रहा है बार बार कि आप बॉर्डर खोल दें, हम अपनी तरफ से खोल देंगे, आप खोल दें, और जो लोग गज़ा से निकलना चाहते हैं इनको निकलना दे, जाना दे इनको। तो ये एक तो ये है। दूसरी बात, गज़ा को इस तरह के बनाया गया है कि वो रहने की काबिल ही नहीं है। आप ज़रा इमेजिन कर लें मेरे बहन, कौन ऐसे मुल्क में या ऐसे शहर में रह सकता है जो पूरा शहर खंडरात मलबा है, नाबिल ना। ठीक है जलालुल फराह साहब, गज़ा की रिकंस्ट्रक्शन पर भी बात होगी जब यहाँ से इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान अगर कहीं पर कामयाब सीज़ फायर हो जाता है तो यकीनी तौर पर इसको रिकंस्ट्रक्ट भी किया जाएगा ताकि वहाँ के रहने वालों के लिए उसको बेहतर बनाया जा सके। लेकिन शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आपने भी जलालुल फराह साहब की गुफ्तगू सुनी, इसराइल ने अपना दिफाई बजट बढ़ा दिया है, तो ऐसा लगता है कि वो तो मज़ीद जंग की तैयारी करना चाहता है। आप फ़लस्तीन के हालात देखें, आपको लगता है कि क्या वहाँ पर जंग रुकेगी फिर? मुनीज़ मोइन साहबा दुरुस्त फरमा रही हैं। बात यह है, इस वक्त सवाल ये है कि आखिर इसराइल कब रुकेगा। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन इसराइल ने रुकना, क्या रुकना है, उस पर बात करने से पहले 2 लाइनें ये ज़रूर याद रखिएगा कि इस वक्त पैलेस्टाइन में नस्लें ख़त्म हो गई हैं। शहर मिट्टी जो है वो मलबे के ढेर बन गए हैं। असल में इसराइल जो है ना, वो सीधी बात है, गज़ा को खाली कराना, इलाका लेना, एक नया स्टेटस पैदा करना, असल में गेम उसकी ये है। और जो जलालुल फराह भाई बात कर रहे थे जंगबंदी वाली, भाई कौन सी जंगबंदी? जंगबंदी की तो ये सिर्फ बातें टीवी पे बहुत खूबसूरत लगती हैं। जंग तो हाल 11 अक्टूबर 2025 को ये जंगबंदी का पहली दफा मेरे कानों में ये आवाज पड़ी थी। अब अगर 11 अक्टूबर 2025 से मैं गिनना शुरू, मैं जिसको रोजाना मॉनिटर कर रहा हूं, 367 यानी 400 के लगभग जो है अब तक इस जंगबंदी के बाद लोग शहीद हो चुके हैं। और अगर आप बात करें अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक, तो 70,000 के करीब फलस्तीनी जो है वो शहीद हो चुके हैं और 1,20,000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। अब बात यह है जंगबंदी पे, कौन सी जंगबंदी? बात यह है कि जो अभी बात जलालुल फराह भाई ने की वो हमास वाली, वो सिर्फ आई है टर्की के मीडिया की तरफ से। जो तुर्क मीडिया है उसके मुताबिक हमास के जो सरबराह है उन्होंने कहा कि हमारा हथियारों का ताल्लुक कब्जे और जारियत की मौजूदगी से नहीं। यानी वो कहना यह चाह रहे हैं कि इसराइली फलस्तीनी सरजमीन से कब्जा खत्म कर दे तो अपने हथियार जो हैं वो फलस्तीनी अथॉरिटी के सुपुर्द करने के लिए तैयार है उस सूरत में। लेकिन ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ये कैसे मुमकिन है? जो पैलेस्टाइन है उसको, भाई आप गौर करें, इसराइल ने इस जंग को सिक्योरिटी नहीं बल्कि सियासी बका का मसला बना रखा हुआ है। आप अंदरूनी सियासत नेतन्याहू की देख लेना, वो उसकी सारी सियासत, मुकदमात उस पर चल रहे हैं, दबाव उस पर है। वो गजा के मलबे के ढेर पर नेतन्याहू इस वक्त खड़ा है, वो कैसे कर लेगा जंगबंदी? ठीक है, सवाल सिर्फ ये है इसमें कि जो बात भाई कर रहे थे उसने प्राइस बढ़ाई है, उसने वो अपनी असेंबली में लेकर आ गया है कि मेरे को पैसे और चाहिए मशरिक़ वुस्ता पे लगाने के लिए।
ये इतनी आसानी से जलालुल फराह भाई मंजूर वैसे नहीं होने। मैं थोड़ा सा डिसएग्री हूँ आपकी बात से, उसकी ख्वाहिश ज़रूर है पैसे बढ़ाने की, लेकिन इससे उसकी हुकूमत भी मैं समझता हूँ डिसॉल्व होने जा रही है। और आखिरी 2 लाइनें मुन्नी से सिर्फ ले ले आज के प्रोग्राम में, अगर आज दुनिया ने इस कत्लेआम को ना रोका तो फिर ये असूल पूरी दुनिया के लिए खतरनाक मिसाल बन जाएगी। ताकतवर जब चाहेगा किसी कमजोर को, दहशतगर्द ग्रोह जो होगा वो ये क्या क्या मिटा दिया करेगा ना। अगर आज पैलेस्टाइन पे खामोश रहे तो यही कल को फ्यूचर में मशरक़ वस्ता पर भी आएगा बनीजे। लेकिन बात यह है कि मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा होना चाहिए इसके ऊपर, और मुस्लिम उम्मा इकट्ठी भी है। लेकिन हारिस नवाज साहब मुझे उस बारे में बताएं, वो जो चीन ने एक 14,000 फीट की बुलंदी पर एयरबेस बनाई है, सबसे ऊंचाई पर ये एयरबेस बनाने वाला मुल्क चीन, ये किस लिए बना रहा है? क्या भारत को टारगेट करना चाहता है? आखिर ये एयरबेस किस तरह की है, इस बारे में बताइएगा। देखिए, ये एक अरुणाचल प्रदेश और फिर लद्दाख का एरिया जिसमें आपको पता है कि इंडिया से हर वक्त ये टेरिटोरियल प्रॉब्लम रहती हैं, और उन्होंने काफ़ी इंडिया का एरिया वहाँ कब्जा भी कर लिया। दे वांट टू सिक्योर देमसेल्फ, क्योंकि जो नोइट के इंडिया को वो कंटेनमेंट के लिए अमेरिका इस्तेमाल करता है चाइना को कंटेन करने के लिए, और किसी वक्त भी चाइना अगर इंडिया को इस्तेमाल करता है देन चाइना शुड बी ऑन डोमिनेटिंग पोजीशन, जहाँ से वो इट इज़ वेरी इजी फॉर देम टू इंडिया को सॉर्ट आउट करने के लिए। उनकी वहाँ पर एयर बेस का मतलब है वहाँ पर उनके पास इजीली एक्सेस है, इमीडिएट एयर सपोर्ट अवेलेबल है, कम डिस्टेंस में इमीडिएट अवेलेबल होगी। इंडिया को बहुत टाइम लगेगा वहाँ पे जाने के लिए, और साथ ही साथ अपने एरिया में असर रसूख भी काम कर रहे हैं। ये उसके बाद आपके सामने इस साइड पे नॉर्थ ईस्ट के साइड पे अगर अमेरिकन किसी वजह से भी आ जाते हैं बैकग्राउंड के अंदर, इवन देन वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर है वहाँ से 1.5 घंटे के बाद फ्लाइंग डिस्टेंस के ऊपर उनका न्यूक्लियर सेटअप है, इसलिए अमेरिकन वो आना चाहते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट काबिलियत ये काफ़ी डिज़ाइन है जो अब इंडिया अमेरिकन की भी सोच है कि इंडिया को बजाय साउथ एशिया में जो घुसा रहता था पाकिस्तान, अब उन्होंने कहा कि इंडिया को बिल्कुल ये इसे अलहदा करो, सिर्फ कंटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करो, साउथ चाइना सी के लिए और चाइना के लिए नॉर्थ में जितना भी यूज़ करना है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये उसका डिज़ाइन है, लेकिन उसके साथ लेकिन जो भी बात हो रही थी, बी वेरी क्लियर, ये मिडिल ईस्ट में इजराइल का ग्रेटर इजराइल का डिज़ाइन इज ऑलवेज देयर। ये जो वेपन एमुनिशन और मांग रहे 25%, इसके अलावा उसको अमेरिकन ग्रांट भी मिलती है, वेपन एमुनिशन भी मिलते हैं। जी जी, ये सारी चीजें ये मिडिल ईस्ट कंट्री रियलाइज नहीं कर रही हैं। अल्टीमेटली ग्रेटर इस्माइल में इजिप्ट भी शामिल है, जॉर्डन भी शामिल है, कुछ पोर्शन उसके ये सऊदी अरब के भी शामिल हैं। तो ये बड़ी क्लियर डिजाइन है। इसके लिए अगर अरब ममालिक इकट्ठे नहीं होंगे, अपनी संग नहीं दिखाएंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता लिबिया, इराक, सीरिया की तरह इनकी हालत हुई। जलालुल फराह साहब का मौक़िफ़ शामिल कर लें। जी सर। देखिए, ग्रेटर इसराइल की जो बातें हो रही है ना, जो साहब आपके जो में गेस्ट थे, बड़ी अच्छी बात की इन्होंने, हो यही रहा है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, और जो शहजाद भाई, मैं और शहजाद भाई इसी मौजू पर कई प्रोग्रामों बात की, जो भी हो रहा है मशरिक़ वस्ता के अंदर है। मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ, आज 7 दिसंबर 2025 ये ग्रेटर इसराइल की शुरुआत है। हमास को डिसआर्म करने का, यानी गज़ा को बिल्कुल ख़त्म करने का, लेबनान पर हमला करने का, हिज़्बुल्लाह को आइसोलेट करके बिल्कुल दूर करना, अपना यमन के ऊपर वक्फा हमला करना, और सीरिया के अंदर भी हमला करना, ये सब आप मेरी नज़र में, हम जहाँ तक समझते हैं, जो हम अरब की तज्ज़िया निगार सहाफ़ी है, ये इसराइल ख़ित्ता के अंदर सब कुछ चेक कर रहे हैं, कौन किधर कहाँ पे हमें ज़्यादा मुज़ाहमत हो सकती है।